एक राधानगर नाम के गांव में किशन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही होशियार किस्म का आदमी था। किशन का अपना इस्त्री का दुकान था। उसमें वो लोगों के कपड़े धोकर उनको अच्छी तरह से इस्त्री करता था और इसी वजह से किशन बहुत फेमस हो गया था। उसके पास सारे गांव के बड़े बड़े घरों के कपड़े आया करते थे। किशन के साथ उसकी पत्नी राधा उसका हाथ बटा दिया करती थी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सागरिका। सागरिका बहुत ही नेक दिल किस्म की लड़की थी। उसको कोई भी जरूरतमंद मिलता वो उसे मदद कर दिया करती थी। कभी भी किसी को मना नहीं करती थी। उसका स्वभाव सारे गांव में पता था, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी दिखाकर उससे काम करवा लेते थे। अब एक दिन किशन अपनी बेटी से कहता है, बेटी, हमेशा ऐसा नेक दिल स्वभाव भी कभी कभी घातक हो सकता है। पिताजी, पता है मैं किसी की मदद करूंगी तो उसका पुण्य मुझे ही मिलेगा, है ना? इसलिए मैं हमेशा अच्छे काम करती हूँ। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है बेटी। हाँ चलो पिताजी, अब खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। अब तीनों बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना हो जाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राधा और सागरिका सारे घर के काम पूरे कर लेती हैं, मगर किशन आज जल्दी उठता ही नहीं। अब सागरिका अपने पिताजी को उठाने के लिए जाती है। पिताजी उठिए ना, आपका बदन तो बुखार में गर्म है। माँ जल्दी यहाँ आओ। अरे ये क्या हुआ, और ये अभी तक उठे नहीं? माँ, पिताजी को तेज बुखार है, देखो ना पिताजी उठ ही नहीं रहे। अरे हाँ, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, चलो जल्दी। हाँ माँ चलो। ऐसा कहकर सागरिका और राधा किशन को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर उनको देखकर उनको चेक करते हैं और डॉक्टर सागरिका से कहते हैं, इनको बहुत तेज बुखार होने की वजह से इनको टाइफाइड हो गया है। अब इन्हें हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, मगर उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। जी ठीक है डॉक्टर, आप उनका अच्छी तरह से इलाज कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। जी, आप जा सकती हैं। अब सागरिका अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा के अपनी माँ को वहाँ अपने पिताजी के पास रुकने के लिए कहती है। माँ, तुम यहाँ पिताजी के पास रुको, मैं घर जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करके लाऊंगी, आप चिंता मत करो। संभल कर बेटी, और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सागरिका वहाँ से चली जाती है और घर आकर सोचने लगती है कि मैं क्या काम करूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए। तभी उसका ध्यान उसके पिताजी की स्त्री पर चला जाता है और वो सोच लेती है कि मैं यही काम अब करूंगी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। वो स्त्री से कपड़े प्रेस करने लगती है और सारे कपड़े एक ही रात में प्रेस करके रख देती है और सो जाती है। अब अगले दिन जल्दी उठकर सागरिका अपने सारे काम कर लेती है और सबके यहाँ पे उसके पिताजी ने लाए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े लेकर चली जाती है। अब सारे लोग उसकी ओर बड़ी आश्चर्य से देख रहे थे और एक आदमी बोला, बेटी, तुम आज ये कपड़े क्यों लेकर आई हो? चाचा जी, आज से मैं यही काम करूँगी क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं अब मेरे पिताजी का काम करूँगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं बिटिया, आपत्ति क्यों होगी? हमें तो सब लोगों को अच्छा हुआ। बाकी तुम इन लोगों से बच के रहना, ये लोग बड़े हिसाब में गफला कर देते हैं। मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। आदमी से सागरिका पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने सारे प्रेस किए हुए कपड़े देकर अपने धोने के कपड़े लेकर घर चली आती है। घर आकर वो इतने सारे कपड़े धोकर सुखाती है और उनको रात को इस्त्री करके रख देती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। सागरिका अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है और वो हमेशा किसके यहाँ से कितने कपड़े लाए और दिए इसका सारा हिसाब लिखती थी। इसी वजह से उसको अब हिसाब रखने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक दिन शाम उससे कहता है, मेरे कपड़ों के 100 रुपए हुए हैं, तुम 150 बोल रही हो, ज्यादा है। आपने मुझे जो कपड़े दिए थे उसके कुल मिलाकर 150 रुपए होते हैं। आप हिसाब देख सकते हैं, चाहिए तो दिन में कितने कपड़े हैं उसका हिसाब आपको मैं दे देती हूँ। शाम को पता चलता है कि सागरिका अब खुद अच्छी तरह से हिसाब किताब लिखकर बोल रही है। ये देख वो बोलता है, अरे बिटिया, मुझे लगा 100 रुपए हुए, ये लो तुम्हारे 150 रुपए और ये लो आज के कपड़े।
तभी सागरिका उनके सामने कपड़े गिनकर घर लेकर जाती है और महीना होने के बाद वो सारे गांव के लोगों के पास से हिसाब करके पैसा लेकर आती है और पैसे लेने के बाद वो घर जाकर पैसे गिनने लगती है। उसके पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं। सागरिका वो पैसे लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर उसके पिताजी की तबीयत में अब बहुत सुधार आ गया था। ये देख सागरिका बहुत खुश थी, मगर सागरिका को बाहर ही नर्स रोककर बुला लेती है और कहती है, मैडम, आपके पिताजी का बिल तैयार है, आप कहें तो बना दूं? मैडम, कितना बिल हुआ है, मुझे बताइए प्लीज। मैडम, 24,000 हुए हैं। आपको ये कल तक भरना है, क्योंकि कल आपके पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जी मैडम, मैं देखती हूँ। अब ऐसा कहकर सागरिका अपने माँ और पिताजी से मिलकर घर जाने के लिए निकलती है और घर आकर सोचने लगती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सागरिका सोच ही रही थी कि तभी सागरिका के घर में कपड़े इस्त्री करने वाली स्त्री सोना उगलने लगी। ये सब देख सागरिका डर गई और वो बोली, कोड है, किसने किया ये सब? मैं स्त्री बोल रही हूँ, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ सागरिका, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए मैं ये सोना दे रही हूँ। इसे लेकर तुम अपने पिताजी के अस्पताल के पैसे भर सकती हो। ये लो सोना, और जाकर बेचकर दवाइयाँ खरीद लेना, और जरूरत पड़े तो और मांग लेना। तुम्हें अब कभी भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर स्त्री बोलना बंद करके सोना दे देती है और आवाज बंद हो जाती है। ये सब देख सागरिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो हाथ में सोना लेकर देखती है तो वो सोना खरा सोना होता है। वो अब बहुत खुश हो जाती है। सागरिका वो सोना लेकर सुनार की दुकान जाकर उसे बेच देती है और उस पैसे से अपने पिताजी की अस्पताल का बिल भरती है और कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। अब ये सब सागरिका के माता पिता सुन वो भगवान का मन ही मन बहुत शुक्रिया करते हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। और किशन अपनी बेटी से बोलता है, मुझे ऐसी बेटी मिली, ये मेरा भाग्य है और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और अब उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। वो बड़े आराम से जिंदगी बिताते हैं। ये सब सोना देने वाली स्त्री की वजह से हुआ था। कई साल पहले खालंगपुर गांव में एक पान वाला रहता था जिसका नाम था बाबू पान वाला। गांव में उसका छोटा सा ठेला था। उसके हाथ का मीठा इलायची पान बहुत मशहूर था। ठेले में पान के साथ साथ बबलू, बिस्किट्स, नान कटाई, फरसान इत्यादि खाने की चीजें भी बेचता था। वो इस ठेले से हुई कमाई से अपना घर चलाता था और अपने बेटे यश को कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन यश को अपने पिताजी का पान बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ अपने पिताजी के पान के ठेले के सामने से गुजरता था, लेकिन जब बाबू उसे मदद के लिए पुकारता वो कान में हेडफोन डाल के अनसुना करके वहां से निकल जाता था। बेटा यश, जरा ये पान धो देना। यश, यश, अरे सुनो तो। एक दिन बाबू तेज बुखार की वजह से बीमार पड़ गया। उसने यश को बुलाया। बेटा, मुझे नहीं लगता मैं अगले 5-6 दिन काम कर पाऊंगा। तुम जानते हो हमारा घर पान के ठेले पर ही चलता है। तुम्हारी अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमारा पान का ठेला तुम संभालो। क्या मैं पान का ठेला चलाऊं? क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी? क्या इसलिए आप मुझे पढ़ा लिखा रहे? अब और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, तो आज से एक काम करना, तुम्हारे उन्हीं दोस्तों के घर खाना खाने जाना, उन्हीं से कॉलेज की फीस भी लेना और चाय नाश्ता वही कर लेना। बाल मूछ काटने के लिए भी पैसे उन्हीं से लेना और हाँ, मोबाइल रिचार्ज भी उन्हीं से करवा लेना। मोबाइल रिचार्ज का नाम सुनते ही यश डर गया। नहीं, ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है ना। मैं संभाल लूंगा आपका पान का ठेला। वैसे भी मैं एक संस्कारी बेटा हूँ, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। चलो अच्छा है, देर से ही सही तुम्हें अकल तो आई। आओ, मैं तुम्हें पान लगाना सिखाता हूँ। पिताजी मजाक अच्छा कर लेते हो आप। ऐसे बोल रहे हो जैसे टाइटैनिक चलाना सिखा रहे हो। रहने दो, मैं लगा दूंगा पान, आखिर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। अगले ही दिन से यश ने पान के ठेले पर आना शुरू किया। क्योंकि दुकान में बहुत गर्मी हो रही थी, उसने वहां कूलर लगवाया, चेयर पर कुशन डालकर फिर कान में हेडफोन डाल के आराम से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद एक कस्टमर ठेले पे आया। भाई, एक कलकत्ता कच्चा कट्टा बगैर सोप सधा पान लगाना। क्या कहा? कलकत्ता जाना है तो स्टेशन चले जाओ। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ से सीधे जाओ और दाहिनी तरफ मुड़ो, सामने स्टेशन है।
पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। आई बात समझ में। इस बेवकूफ से बना पान खाऊंगा तो सारा मुंह जल जाएगा। पता नहीं बाबू भैया ने किसको ठेले पे बिठाया है। कुछ देर बाद दूसरा कस्टमर वहां आया। अरे बाबू चाचा कहाँ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। ठीक तो है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है। आपको क्या चाहिए जल्दी बोलिए, मेरा गाना खत्म हो जाएगा। एक सादा पान लगाना। सादा मतलब सिंपल, मीन्स उसमें कुछ नहीं डालना होगा। यश ने एक पान पे सिर्फ चूना लगा के उसको दे दिया। पान खा के उस आदमी का मुंह बुरी तरह से जल उठा। उसने पान थूक दिया। अरे भाई ये क्या खिलाया तुमने? सारा मुंह जल गया। आप ही ने तो सादा पान मांगा, इसलिए सिर्फ चूना लगा के दे दिया। बाप रे, ये तो एकदम बेवकूफ है। इससे बात करके भी कुछ फायदा नहीं। ये सोचकर दूसरा कस्टमर भी वहां से चला गया। यश के दोस्त विकी और मोंटी हर रोज ठेले पे टाइम पास करने आते। बहुत सारे चिप्स वेफर्स खा के कोल्ड ड्रिंक्स पी के वहां से चले जाते। इस तरह एक महीना निकल गया। एक दिन यश ने बाबू से कहा, पिताजी दुकान का सारा सामान खत्म होने को है, पैसे दीजिए, मैं मार्केट से माल लाता हूँ। क्यों नहीं खत्म होगा? गांव वालों ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम कैसे ठेला चलाते हो। किसी भी ग्राहक को तुमने ढंग से पान बना के नहीं खिलाया। क्या करोगे तुम भविष्य में? देखो, मैंने कुछ पैसे जोड़कर गांव में 2 एकड़ जमीन खरीदी है, पूरे 10,000 रुपए में। अगर अगले 1 महीने में तुमने 10,000 नहीं कमाए तो मैं वो जमीन किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर यश डर गया। अगले ही दिन वो जब ठेले पे बैठा था, यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ तो जुगाड़ करना होगा। 10,000 रुपए कहाँ से लाऊं? तभी पड़ोस के गांव का मुखिया अपनी कार में वहां आया। सुनो, परसों मेरे बेटे की शादी है और कल मेहंदी। दोनों दिन खाने के बाद मेहमानों को बढ़िया पान खिलाना है। मैंने तुम्हारे मीठे पान के बारे में बहुत सुना है। दिन के 200 पान लगेंगे और वहां आके तुम्हें ताजे ताजे पान मेहमानों को खिलाने होंगे। कर पाओगे? ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त मोंटी और विकी को बुलवाया। सुनो, मैं बाजार से पान पत्ते और सुपारी लाता हूँ, तुम लोग इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो सब ले आओ। दूसरे ही दिन यश ने मुखिया के बंगले के बाहर लगे मंडप में पान का ठेला लगाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे पान बना के वहां सजाए। खाना खा के एक मेहमान वहां आया। एक मीठा पान खिलाओ भाई, सौंफ डाल के। हाँ सर, अभी बनाता हूँ। विकी जरा सौंफ देना। सौंफ मांगते ही विकी ने साबुन निकाल के यश को दिया। साबुन देख के यश ने विकी को एक जोर का थप्पड़ मारा। अरे उल्लू, सौंफ और सोप का अंतर नहीं पता तुझे? मूर्ख, इज्जत का फालूदा कराएगा क्या? फिर जैसे तैसे मैनेज करके यश ने मेहमानों को मीठा पान खिलाया। एक एक करके मेहमान आते गए। यश सबको पान खिलाता गया। थोड़ी देर के बाद सारे मेहमान चिल्लाने लगे। मेहमानों की हालत देख के मुखिया डर गया और यश के पास आया। ये क्या खिलाया तुमने पान में? सब लोगों के मुंह जल रहे हैं। यश ने मोंटी की तरफ देखा। अरे अच्छा वाला ब्रांडेड चूना लाया हूँ, पेंट की दुकान से। क्या तुमने दीवार पर लगाने वाला चूना डाला है पान में? यश डर गया। मूर्ख कहीं के, सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कहकर मुखिया ने फोन लगा के तुरंत उस गांव के सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर तीनों को चौकी ले गए और जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बाबू वहां आया। अब समझ में आया बेटा, टाइटैनिक बनाना और चलाना जितना मुश्किल है उतना ही ये पान बनाना भी। किसी भी काम को हल्के में मत लो। तुम तो बुद्धू हो ही, साथ में तुम्हारे ये दोस्त भी मूर्ख है। किसी भी चीज को बिना सीखे करने जाओगे तो यही नतीजा होगा। हमें माफ कीजिए पिताजी। ठीक है, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठेला मैं संभाल लूंगा। अगले दिन से बाबू अपना पान का ठेला संभालने लगा। यश कॉलेज से आने के बाद कुछ समय ठेले पे बिताने लगा और बाबू का हाथ भी बटाने लगा। श्रीरामपुर नाम के गांव में एक बहुत सुंदर दिखने वाला तरुण रहा करता था। उसका नाम था श्री। श्री बड़ा ही होशियार और समझदार लड़का था। उसके पास विद्या की कोई कमी नहीं थी। उसके पास ज्ञान का भंडार था। उसके पास विद्यार्थी परीक्षा के समय उससे पूछते थे और वो खुशी खुशी बता देता था। मगर श्री को और श्री के माँ बाप को इस बात का बहुत अफसोस हुआ करता है कि उनका बेटा इतना होनहार होकर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात का उन्हें अफसोस था, मगर उनके यहाँ खुशियां बहुत थी। श्री अच्छे मार्क्स से कॉलेज से उत्तीर्ण होता है। उसका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। अब उसे एक नामांकित कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना होता है। आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या हुआ?
पिताजी, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपको पता है आज मेरा इंटरव्यू है और मेरी जेब में जाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? श्यामदास अपने पास के 50 रुपए निकाल कर देता है। बेटा, इतने ही पैसे हैं मेरे पास और घर में कुछ भी नहीं है। श्री अब सोच में पड़ जाता है और घर के बाहर निकलता है। माँ, पिताजी, मैं आता हूं। ऐसा बोलकर वो वहां से निकलता है और वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है। रास्ते से चलते चलते बस स्टॉप पर आ जाता है, मगर उसके पास भाड़े के पैसे ना होने के कारण वो बस में नहीं चढ़ पाता और अब वो सोच रहा था कि मुझे कोई लिफ्ट दे दे तो अच्छा होगा। मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं और मेरा काम हो जाएगा, मगर उस दिन उसको उसकी मदद करने वाला कोई नहीं मिला। अब श्री जहां खड़ा था वहीं पास में एक मंदिर था। श्री सोचता है, चलो समय है तो मंदिर जाकर आता हूं। ऐसा सोचकर श्री मंदिर चला जाता है और वहां भगवान से प्रार्थना करता है और मंदिर के बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और वहां बैठे भिखारी के कटोरे में देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। हे ऊपर वाले, तेरा न्याय भी अजीब है। कोई जिस चीज को चाहता है तो उसे वो चीज नहीं देता और जो नहीं चाहता उसे ही वो सारी चीजें दे देता है। तेरा न्याय सच में अजीब है। क्या हुआ बेटा, बड़े द्विधा मनस्थिति में उलझे दिखाई दे रहे हो? नहीं बाबा, मैं अपने हालत पर सोच रहा हूँ कि मेरे पास ज्ञान होने के बावजूद पैसे नहीं है और मुझे आज कोई देने वाला भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? कितने रुपए चाहिए बेटा तुम्हें, बताओ जरा। क्यों बाबा, आप पूछ रहे हो? अगर मुझसे कोई मदद हो सके तो ऐसा सोच रहा हूं मैं। बाबा, मैं आपसे पैसे लेकर आजीवन अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकूंगा। अरे बेटा, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए और कुछ दवाइयों के लिए बहुत हैं पैसे। बेटा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? बाबा, मुझे फिलहाल के लिए 500 रुपए चाहिए। मैं आपको मेरे पास आ जाएंगे ना तो मैं जरूर लौटा दूंगा। ये लो बेटा, ये पैसे लो और तुम्हारे काम में सफल होकर आना। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे जॉब के लिए जाना है। हाँ ठीक है बेटा। अब श्री नए ऑफिस में जाकर अपना इंटरव्यू देता है और उसमें इतने सारे लोगों में से श्री का सिलेक्शन हुआ था। अब ये श्री के लिए युद्ध जीतने की तरह ही था। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर चला जाता है। घर जाते समय उसके दिमाग में उस भिखारी बाबा की बात आ जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना बाबा से मिलकर जाऊं, जिनकी वजह से मुझे आज जॉब मिला है। ये सोचकर श्री उस मंदिर के पास चला जाता है तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। श्री उस भीड़ में घुस गया कि वहां क्या हो रहा है ये देखने के लिए। अब वहां देखता है कि वो बाबा चक्कर आकर गिर गए थे। ये सब देख श्री ने उनको उठाया तो उनको खुद का होश ही नहीं था। बाबा उठो, देखो मुझे जॉब मिल गया। बाबा सिर्फ उसकी तरफ आंख खोलकर देखते हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। लगता है इस भिखारी बाबा ने आज खाना नहीं खाया है और दवाइयां भी नहीं ली। श्री को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके खाने का पैसा और दवाई का पैसा उन्होंने उसे दिया था। अब श्री उन्हें उठाकर लोगों से, मेरी मदद कीजिए, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। तभी लोग उसे कहने लगे, अरे वो भिखारी है, उसे इतनी इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए। चलो यार, ये पागल लड़का है। आप लोग जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब श्री बाबा को उठाकर अस्पताल में लेकर जाता है और अस्पताल जाकर डॉक्टर से बहुत विनती करता है, साहब इस बाबा को क्या हुआ है, देखिए ना जरा। जी, इनको थकान और खून की कमी के कारण ऐसा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा डॉक्टर? इनको अब जल्द से जल्द खून चढ़ाना पड़ेगा। इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मुझे पता नहीं डॉक्टर, आप चेक कर लीजिए और मैं कुछ काम में आया तो मुझे बताइए। जी, अभी मैं इनका ब्लड टेस्ट के लिए भेजता हूँ। श्री अब उस अस्पताल में रुकता है और एक अपने घर में फोन करके इत्तला कर देता है। अब उस बाबा के ब्लड रिपोर्ट आ गए थे। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और इत्तेफाक से श्री का ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव ही था।
डॉक्टर साहब, मेरा खून इस बाबा को अगर चल सकेगा तो आप मेरा खून ले लीजिए। मगर हमें आपके खून के सैंपल टेस्ट करवाने होंगे, बाद में सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है आप कीजिए, बाकी मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना खून टेस्ट करवा लीजिए, बाद में देखते हैं। अब श्री अपना ब्लड टेस्ट करवा लेता है और वह बाबा को खून दे सकता था, इसीलिए अब श्री बाबा को खून दे देता है और उनके पास बैठ जाता है उनकी चिंता में। कुछ देर बाद बाबा को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो देखते हैं कि वो अस्पताल में है और उनके पास श्री बैठा है। बेटा, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? मिली या नहीं मिली जॉब? श्री की आंखों में आंसू थे और वो बोल रहा था, बाबा, आप मेरे जैसे अनजान इंसान के लिए खुद का खाना और दवाइयों के पैसे मुझे दे दिए और ये हाल हो गया आपका। ये सब मेरी वजह से। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होना नियति में लिखा होता है। अब बताओ, मिली या नहीं जॉब? हाँ बाबा, मिली जॉब और अच्छी तनख्वाह वाली है। अच्छा है। अब वह डॉक्टर आकर उन्हें सारी हकीकत बता देता है कि कैसे श्री ने उन्हें अस्पताल लाया, उन्हें खून दिया, ये सारी बातें। और ये सब सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ बाबा, आप मेरे पिताजी के समान हो। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम सब मिलकर एक अच्छा परिवार बनकर रहेंगे। मुझ जैसे अभागी को परिवार मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। अब अगले दिन बाबा अस्पताल से छुट्टी हो जाते हैं और श्री और बाबा घर चले जाते हैं। श्री अब अपने माँ और पिताजी को सारी बातें समझाता है। आपने मेरे बच्चे की मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। आओ ना, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, है ना श्री की माँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भाई साहब अब हमारे साथ ही रहेंगे। उनका सबका प्यार देखकर बाबा की आंखें भर आई और वो श्यामदास को गले लगाकर रोने लगता है। बाबा को कितने दिनों बाद एक परिवार मिला था। अब श्री, उसकी माँ, पिताजी और भिखारी साथ साथ में एक परिवार की तरह रहने लगे। अब श्री की तनख्वाह भी अच्छी थी। अब सब खुशी खुशी जीने लगे।